आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आई एक मलयाली मूवी आवास व्यूहम को। इस फिल्म की कहानी दरअसल एक मॉक्यूमेंट्री की तरह प्रेजेंट की गई है, जहां मल्टीपल लोग एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसकी उनके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट भूमिका रह चुकी है। पर इस आदमी के बारे में कि ये कहां से आया है या फिर ये कौन है, ये किसी को पता नहीं होता। एक लड़की जो कि उस आदमी से प्यार करने लगती है, एक लड़का जिसने उस आदमी की वजह से अपने बड़े भाई को खो दिया, एक आदमी जिसका जीवन उस आदमी के आने की वजह से बेहतर हो गया है। आखिर ये मिस्टीरियस मानव है कौन, बस इसी का रहस्य खोलती है आवास व्यूहम। और एक्सप्लेनेशन लास्ट तक देखना ताकि इस मास्टरपीस मूवी का सोसाइटी को ये मैसेज आप तक भी पहुंच सके। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को उसी मिस्टीरियस आदमी से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, और यही वो लोग थे जिन्होंने उस आदमी के साथ रहा है या फिर उसे अच्छी तरह से जानते हैं, जिस वजह से अब ये जो भी बताएंगे बस वही हमें फ्लैशबैक के जरिए कहानी के तौर पर दिखाया जाएगा और हम उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में जान पाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एम्फीबियन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर पॉल बताते हैं कि 2015 वेस्टर्न घाट में उन्होंने एक 4 लोगों की स्पेशल टीम भेजी थी जिनका काम एक स्पेशल किस्म की मेंढक को ढूंढ निकालना था। और यही उन 4 लोगों के साथ हमें पहली बार वो आदमी दिखता है जिसने इन लोगों की काफी मदद की थी। वो असल में किसी तरह का सीटी बजाता था या फिर कुछ तो करता था जिससे सारे मेंढक बाहर निकल आते थे, और इस बात से ये लोग आज भी काफी हैरान हैं कि वो आखिर ये सब करता कैसे था। यही इंटरव्यू के दौरान हमें पता चलता है कि उसके साथ समय बिताने के बाद भी कईयों को ये पता नहीं था कि वो आखिर कहाँ से आया था या फिर उसका ओरिजिन क्या था, क्योंकि उसके पास ना तो आधार कार्ड था, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कुछ भी नहीं था। खैर, हम कहानी के पहले पड़ाव में घुसते हैं जो कि 2017 केरला के एक कोस्टल विलेज अजीकोड़े गांव की है। इंटरव्यू के दौरान लिजी बताती है कि 2017 में जब वो 2 बार 10वीं फेल हो गई थी तो उसके माता पिता ने उसे झींगा छीलने वाली फैक्ट्री में काम दिलवा दिया था। और क्योंकि लिजी के पिताजी के पास, जो कि एक छोटे मोटे फिशरमैन थे, उनके पास लिजी की शादी के लिए भी कुछ खास पैसे नहीं थे, तो लिजी को वहाँ फैक्ट्री में 3 साल काम करना पड़ा था। उसी फैक्ट्री में एक बिचौलिया भी आता था, सजीवन, जिसे लिजी काफी पसंद थी और वो लिजी से शादी करना चाहता था। और इसके बारे में सजीवन ने लिजी की माँ से भी बात कर लिया था। पर लिजी का बाप राघवम जानता था कि सजीवन जो है वो एक गुंडा है और उसकी पहली पत्नी को भी उसी ने मारा था। लिजी को भी सजीवन बिल्कुल पसंद नहीं था, पर सजीवन अपने भाई मुरली के साथ लिजी के घर रिश्ता लेकर आ जाता है, जहाँ लिजी का बाप साफ साफ बोल देता है कि लिजी ही आखिरी फैसला करेगी कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। और यहाँ सजीवन और लिजी अकेले में बात करते हैं, और यही हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि शायद लिजी के बाप राघवम के लिए अब काम करता है। यहाँ लिजी सजीवन को बुरा भला सुनाकर शादी के लिए साफ मना कर देती है, जिससे ये दोनों भाई काफी भड़क जाते हैं और यहाँ भी दादागिरी दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। पर वो टकला आदमी सजीवन को रोक लेता है और उनके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। ये देख दोनों भाई वहां से फिलहाल तो निकल जाते हैं, पर अब इनके दिमाग में बस बदले की आग सुलग रही थी। वो उस टकले आदमी को सबक सिखाना चाहते थे। इधर हमें पता चलता है कि राघवम को भी पता नहीं था कि वो टकला आदमी जिसका नाम जॉय है कहाँ से आया है, और वो तो ज्यादा बात भी नहीं करता, बस राघवन की मछली पकड़ने में मदद करता है। राघवन तो हो रहे घाटे और मछली ना मिलने के चक्कर में ये काम छोड़ना चाहता था, पर जब से जॉय आया है तब से सब कुछ बदल सा गया है। राघवम मानता है कि जॉय के पास एक अजीब सा तरीका है, वो किसी ना किसी तरह से मछलियों को जाल तक ले ही आता है, और इसके चलते राघवम को अब काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। राघवम जॉय को अपने बेटे की तरह मानता था और उसे अपने साथ अपने घर में खाना खाने को भी देता है, पर यही हमें पता चलता है कि जॉय मछली नहीं खाता। लिजी को भी जॉय पसंद था। वो बताती है कि जॉय जब पास होता है तो उसके शरीर से सूखी मछली की तरह बास आती थी, जो कि कईयों को तो पसंद भी नहीं आएगी, पर लिजी को उसके पास होने से काफी अच्छा लगता था। इधर सजीवन का भाई मुरली अपने दोस्त प्लैंक के साथ जॉय को डराने धमकाने पहुंचते हैं, पर प्लैंक यहाँ जॉय के एक ही फटके से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जॉय और लिजी काफी करीब आ चुके थे, और इस बात की खबर जब सजीवन को मिलती है तो इनका पूरा गैंग रात के अंधेरे में जॉय और लिजी को मारने पहुंच जाते हैं। पर इनके वहां आने से पहले ही जॉय इनको सुन लेता है। लिजी वहां से डर के मारे भागने लगती है और जॉय यहाँ सजीवन पर हमला कर देता है। जब मुरली लाइट ऑन करके इधर उधर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सजीवन नीचे मरा पड़ा हुआ होता है, पर जॉय वहां से भाग चुका था। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल जाती है, पर सजीवन का कातिल जॉय कहीं नहीं था। असल में जॉय ने हमले के तुरंत बाद नदी में डुबकी लगा ली थी। लिजी बताती है कि उस दिन के बाद उसने जॉय को कभी नहीं देखा।
मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये जो कहानी बताई जा रही है ये अज्जीकोडु गांव 2017 की है और अब हम कहानी के दूसरे पड़ाव में घुसने वाले हैं जो कि पुथुवाइपी गांव 2018 की है, यानी इसके अगले साल की है। अभी हम जिनको देख रहे हैं इनका नाम सुशीलन है और ये अपने इंटरव्यू के वक्त बताता है कि वो एक छोटा मोटा फिशरमैन है और 2018 में उसने झींगे का बिजनेस चालू करने के लिए एक लोन लिया था, पर उसका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया और अब सुशीलन की हालात काफ़ी ख़राब चल रही है। वह अब एक छोटी सी नौकरी करता है जिसमें उसे अपने पेट पालने तक का भी पैसा ढंग से नहीं मिलता। इसी तनाव के साथ जब वो एक दिन समुद्र किनारे टहल रहा था तो उसे दूर किनारे पर एक बड़ी मछली पड़ी हुई दिखती है। पास जाने पर पता चलता है कि वो असल में एक आदमी था और ये और कोई नहीं बल्कि जॉय था। सुशीलन उसे पास के हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर जॉय को चेकअप करने के बाद सुशीलन को बताता है कि ये केस काफी पेचीदा है क्योंकि एक्सरे मशीनों के हिसाब से इस आदमी यानी जॉय की बॉडी अंदर से सड़ चुकी है और उससे भी बुरा उसके शरीर में हमें 2 कीड़े मिले हैं जिनको हमने टेस्ट के लिए भेज दिया है। अब जॉय क्योंकि सुशीलन की जिम्मेदारी थी तो वो उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में रखने पर उसे काफी खर्चा उठाना पड़ेगा। घर ले आने के कुछ दिनों बाद जॉय एकदम ठीक हो जाता है। कुछ दिन साथ रहने के बाद सुशीलन ने एक बात नोटिस की कि जॉय उसके घर के पास पड़े जाल में बैठकर किसी से बातें करता था। सुशीलन को जॉय के बारे में और भी जानना था कि आखिर वो कौन है या फिर वो कहां से आया है। जॉय यहाँ फिर से कुछ अजीब आवाजें निकालने लगता है जिससे वहाँ कई मछलियां आने लगती हैं। ये देख सुशीलन जाल खेलने को बोलता है और देखते ही देखते सुशीलन और जॉय काफी झींगे पकड़ लेते हैं। ये देखकर सुशीलन काफी खुश हो जाता है और जॉय के साथ अब फिशिंग पर निकल जाता है। ये दोनों कभी झींगे या तो कभी क्रैब्स बेचकर रोजाना हजारों कमाने लगते हैं, पर जॉय को काफी बुरा लगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से मछलियां और झींगे मारे जा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन सुशीलन की मुलाकात रास्ते में एक बड़े सेठ से होती है जिससे सुशीलन के पिताजी ने लोन लिया था और ब्याज अब सुशीलन को चुकाना पड़ रहा है। यहाँ वो सेठ सुशीलन को धमकी देने लगता है कि उसे उसके सारे पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। ये देख जॉय को सुशीलन के लिए काफी बुरा लगता है और वो अब उसकी काफी ज्यादा मदद करता है जिससे मछलियों की मानो बारिश होने लगती है। सुशीलन के पास अब खुद की 8 बोट्स थी और पैसे गिनते गिनते उसके हाथ दुख जा रहे थे। सुशीलन के हाथों में अब पैसों के साथ साथ पावर भी आने लगी थी। वो अब उस सेठ के पास जाकर उसके पैसे तो लौटाता ही है पर उसके घर में उसे ही धमकी देकर चला आता है। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी जॉय और उस बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये दोनों कर्फ्यू के वक्त भी मछली पकड़ रहे थे और क्योंकि अज्जीकोडु और पुथुवाइपी गांव का पुलिस स्टेशन एक ही था तो जॉय के बारे में राघवम और लिजी को भी पता चल चुका था जो कि उससे वहां मिलने पहुंच जाते हैं। जॉय को यहाँ मुरली और प्लैंक भी देखने आते हैं और पुलिस वालों को ये बता देते हैं कि इस आदमी ने उनके भाई सजीवन का कत्ल किया है और क्योंकि जॉय के ऊपर अब मर्डर का भी केस आ चुका था तो सुशीलन भी उसे बेल नहीं दिलवा पाता। जॉय की काफी ज्यादा पिटाई करने के बाद उस रात पुलिस वाले जॉय और उस बूढ़े आदमी को कहीं ले जा रहे होते हैं। कुछ दूर ले जाने के बाद पुलिस वाले जॉय को गाड़ी से उतार देते हैं। असल में मुरली और प्लैंक ने पुलिस वालों को घूस देकर ऐसा करने को कहा होता है जिससे अब वो जॉय को मारकर अपना बदला पूरा कर सके। यहाँ मुरली एक गन से जॉय पर गोली चला देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो जॉय का बॉडी वहां से गायब हो चुका होता है। मुरली और प्लैंक उसे काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं पर जॉय वहां से जा चुका था। सुशीलन भी उसके बाद जॉय को काफी ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब कहानी का तीसरा और आखिरी पड़ाव जो कि जॉय के गायब होने के लगभग 1.5 साल बाद का है। ये घटना भी उसी गांव पुथुवाइपी की ही है जहां इंटरव्यू के दौरान मधु बताती है कि वो एक अचार बनाने वाली कंपनी में काम करती है जिससे उसकी रोजी रोटी चल जाती है और उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं है। एक दिन जब मधु काम से लौटकर अपने घर वापस आती है तो उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है और जब वो उसे देखती है तो चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती है। जल्दी वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं और जब एक पुलिस वाला चेक करने के लिए घर के अंदर जाता है तो उसे भी वो जीव घर के अंदर दिखता है और ये असल में जॉय ही होता है जो कि काफी अजीब और डरावना दिख रहा था और गोली लगने की वजह से अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और अब उसे देखने घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए पुलिस वाला मधु के साथ एक प्लान बनाते हैं और जॉय को देखने के लिए टिकट बेचने लगते हैं और उस चीज को देखने के लिए लोग पैसे भी देने को तैयार हो जाते हैं। इनमें से एक जॉय का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है जिससे ये खबर अब आग की तरफ फैलने लगता है और जहाँ कुछ लोग उसे शैतान बुलाने लगते हैं तो कुछ लोग उसे भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि भगवान विष्णु का भी रूप मत्स्य भी पानी का एक जीव था।
ये बात इतनी चर्चे में थी कि लिजी, सुसीलन और प्लैंक भी उस जगह जॉय को देखने पहुंच जाते हैं। और जहां सुसीलन और लिजी को जॉय के लिए काफी बुरा लगने लगता है, वहीं प्लैंक मुरली से जाकर जॉय के बारे में बता देता है और ये लोग उस घर में चुपके से जाकर लाचार जॉय को गोली मारकर आखिरकार उसे मार ही देते हैं। वहां मौजूद पुलिस वाले भी प्लैंक और मुरली को पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर ये लोग बच निकलते हैं। अगले दिन खबर आती है कि फ्रॉगमैन यानी जॉय को किसी ने मार डाला और तब जाके उस लाचार जीव के लिए लोगों के मन में भावनाएं जागने लगती हैं। और मेरे भी मन में ये आया कि हमने निवास के नाम पर अर्थवॉर्म, टर्टल, फ्रॉग्स और बहुत से कीड़े मकोड़ों का एकदम से खात्मा ही कर दिया है। और पुत्तू आईपी का ये जीव तो किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा था और उसे भी हमने तमाशा बनाकर मार डाला। जॉय के मरने के बाद उसकी बॉडी की जांच करने केरला गवर्नमेंट उसे पेरिस के नेशनल म्यूजियम में भेज देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉय के शरीर से जो कीड़े निकले थे वो किसी तरह के पेड़ में बदल चुके हैं। और यहाँ म्यूजियम में भी जॉय का स्केलेटन धीरे धीरे पेड़ बनता जा रहा है, यानी मरने के बाद भी ये हमारी प्रकृति और हमें फायदा पहुंचाकर मदद कर रहा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। भाई ऐसी मूवीज को हमारे थोड़े से सपोर्ट की जरूरत रहती है, इसलिए आप अगर इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं, वो भी हिंदी डब में। और जाने से पहले हमारे भी चैनल को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।